हमारे बारे में जान चुकी हैं, तो अब बताइए कि आखिर आप किस बात से परेशान थी? हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मुझे कैसे भी करके उन बच्चियों को बचाना है, निशा ने अनुज और नैतिक को देखते हुए कहा। इस वक्त तीनों नाश्ता करके नैतिक के स्टडी रूम में थे। अनुज टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठा था और अपने हाथों के पेपर को घुमा रहा था। निशा और नैतिक उसके सामने खड़े हुए थे और निशा बीते दिनों के बारे में अनुज को सब कुछ बता रही थी। निशा ने अनुज को देखते हुए कहा, मिस्टर रायचंद, मैं एक अनाथ हूँ, या यूं कहें कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे अनाथ बनाकर चले गए। उसके बाद अम्मा ने ही मुझे बड़ा किया है। सविता अनाथ आश्रम। इस आश्रम में आपको सिर्फ लड़कियां ही मिलेंगी, क्योंकि यह आश्रम उन लड़कियों के लिए है जिनके माँ बाप उन्हें बोझ समझकर छोड़ देते हैं। अम्मा को फंडिंग एक ट्रस्ट से मिलती थी। जब तक उस ट्रस्ट के पुराने ट्रस्टी जिंदा थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके भाई ने ट्रस्ट संभाला और उसी दिन से हमारे और हमारे जैसे कई छोटे छोटे आश्रमों के हालात बद से बदतर होने लगे। नया ट्रस्टी फंड्स देने के लिए नई नई शर्तें रखता था और उनमें से ज्यादातर लड़कियों और मासूम बच्चियों की जिंदगी और इज्जत का समझौता ही होता था। अम्मा उस वक्त सभी छोटे छोटे आश्रमों को खुद चलाती थी और जो लड़कियां नौकरी करती थी वो उनकी मदद करती थी। लेकिन अम्मा के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। कल मैं और बाकी के आश्रमों से कुछ लड़कियां ट्रस्टी से मिलने गई थी। उसने फंड्स देने के बदले शर्त रखी है, और वो है कि हम एक वेश्या की जिंदगी जिए। हम आश्रम छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन उसने धमकी दी है कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो वो सभी छोटी बच्चियों को बेच देगा। इतना कहकर निशा चुप हो गई। निशा की बात सुनने के बाद नैतिक ने गुस्से से कहा, अनुज, इस ट्रस्टी से मिलना पड़ेगा। आज ही डेविड को भेजकर उसे बुलवाकर उसकी मरम्मत करवाता हूँ। इधर अनुज पेपर वेट घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। उसने नैतिक से कहा, नहीं नैतिक, आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्यों अनुज? तूने सुना नहीं उसने क्या करने की कोशिश की है? हमने ये कहा है कि आप कुछ नहीं करेंगे। जो करेगी वो निशा और आश्रम की लड़कियां खुद करेंगी। निशा और नैतिक दोनों अनुज की तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगे तो अनुज ने कहा, निशा, आप उस ट्रस्टी के खिलाफ केस दर्ज करवाइए जो आपको और बाकी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा था। प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स और ट्रैफिकिंग का केस बनता है उस ट्रस्टी पर। अब यह मामला कोर्ट में ही निपटेगा। लेकिन अनुज, अगर हम खुद ही इस मामले को खत्म कर सकते हैं तो फिर केस की क्या जरूरत है? अनुज अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, नैतिक, यह प्रॉब्लम सिर्फ सविता अनाथ आश्रम या फिर निशा की नहीं है, बहुत से आश्रमों और लड़कियों की है। निशा और आश्रम की लड़कियां अगर आवाज उठाएंगी तो बाकी लड़कियां भी आगे आएंगी। निशा, लेकिन मिस्टर रायचंद, मैं कैसे? अनुज उसे समझाते हुए बोला, निशा, आप परेशान न हो, इस केस में हमारा भी नाम जुड़ेगा। वकील हम खुद अपॉइंट करेंगे। हर कदम पर हम और नैतिक आपके और सभी लड़कियों के साथ रहेंगे। लेकिन हिम्मत आपको ही करनी होगी। नैतिक, वो सब तो ठीक है अनुज, लेकिन सबूत कहाँ लाएंगे? निशा, मेरे पास सबूत हैं और कल की बातों की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन पता नहीं उतने काफी होंगे या नहीं। अनुज, निशा, आप नैतिक के साथ जाकर सभी लड़कियों से इस बारे में बात कीजिए और सबूत लेकर आइए। उस ट्रस्टी ने आपको 2 दिन का वक्त दिया था ना, तो अब जवाब भी उसे 2 दिन बाद ही मिलेगा, और वो जवाब होगा कोर्ट का नोटिस। निशा, क्या मैं ये कर पाऊंगी मिस्टर रायचंद? इस बात पर अनुज उसके दोनों कंधे पर हाथ रखकर बोला, बिल्कुल कर पाओगी। हम हमेशा आपके साथ हैं। बस आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी और हम आपका साथ देंगे। बोलिए, लड़ेंगी ना? निशा ने नम आंखों से हाँ में सर हिला दिया और नैतिक के साथ चली गई। उसके जाने के बाद अनुज बाहर घिरे बादलों को देखते हुए बोला, काश हमने भी हिम्मत की होती अनु, लेकिन आपके चेहरे पर हमने उस दिन जो खुशी देखी थी उसे देखकर चाहकर भी कुछ कह नहीं पाए। हम ये तो नहीं जानते कि आप अजय के साथ कैसी हैं, लेकिन हर बारिश में हमारा दिल यही कहता है कि आप खुश नहीं हैं। अनुज घर के बाहर गार्डन में आया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। तभी उसके ऊपर बारिश की पहली बूंद पड़ी। वो उसे महसूस करते हुए बोला, आप
आज भी खुश नहीं हैं क्यों अनु? क्यों हम आपके पास नहीं आ सकते? पिछले 3 सालों से हमें हर एक बारिश यही एहसास करवाती है कि आप खुश नहीं हैं क्यों अनु? क्या हमने आपसे दूर जाकर गलती कर दी? क्या हमें आपसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी? क्या एक गुमनाम आशिक बनने की जगह हमें आपके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए था? उसने जैसे ही बारिश ये कहा, बारिश शुरू हो गई और अनुज अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बारिश में भीगने लगा। अनुज के इतना कहने पर आसमान में बिजली कड़की और अनुज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां दूर कहीं वो भी उसी बारिश में भीग रही थी और उसकी आंखों से आंसू किसी नदी की तरह, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है वैसे ही उसके आंसू बारिश की बूंद में मिल रहे थे। और अनुज के कहे लफ्ज फिर एक बार सच कर रहे थे कि आज फिर इस बारिश की वजह उसके महबूब के आंसू हैं। निशा, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नैतिक ने निशा की तरफ देखते हुए पूछा। दोनों इस वक्त नैतिक के कार में बैठे हुए थे और कार समुद्र किनारे खड़ी हुई थी। बाहर बारिश की बूंदें समुद्र में गिरते हुए उसमें समाती जा रही थी। हाँ नैतिक, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुमने अनुज की बातें तुरंत मान ली? जान सकता हूँ क्यों? नैतिक ने सवाल किया। निशा बाहर की तरफ देखते हुए बोली। नैतिक, तुम्हें पता है, जब एक बारिश की बूंद एक सिप में गिरती है तब वह एक मोती बन जाती है। जब केले के पत्ते पे गिरती है तब कपूर बन जाती है और जब रेत या आग में गिरती है तो उसी पल उसका वजूद खत्म हो जाता है। मिस्टर रायचंद ने मुझे और मेरी जैसी कई लड़कियों को सिप का मोती बनने का रास्ता दिखाया है। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इससे न जाने कितनी लड़कियों का भविष्य और उनकी इज्जत बच जाएगी। जिन लोगों ने हमें यह कहकर छोड़ दिया कि हम बोझ हैं, मिस्टर रायचंद ने हमें ये साबित करने का रास्ता दिखाया है कि हम बोझ नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हैं। तो तुम ही बताओ, मैं कैसे उनकी बात न मानती? नैतिक उसकी तरफ देखते हुए बोला। तुम अनुज की हर बात का मतलब इतनी आसानी से समझ गई, और एक मैं हूँ जिसे लगा कि अनुज फालतू में कोर्ट कचहरी में पड़ रहा है। निशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मिस्टर रायचंद हर बात को दोनों तरीके से सोचते हैं और तुम सिर्फ बात सुनकर रिएक्ट कर देते हो। इसलिए मिस्टर रायचंद इतनी कम उम्र में भी पूरी मुंबई को अपने कदमों में रखते हैं। नैतिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है पहले ही मुलाकात में काफी कुछ जान गई हो तुम। निशा ने उसकी तरफ चारों नजरों से देखा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आकर बारिश में खड़ी हो गई। वो अपने दोनों हाथ फैलाए बारिश में भीगने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर बच्चों सी मुस्कान थी। नैतिक ने उसे देखा और फिर वो भी म्यूजिक सिस्टम थोड़ी तेज आवाज में चालू करके गाड़ी के बाहर आकर टिककर खड़ा हो गया। वो एकटक निशा को देखे जा रहा था। मासूम अल्हड़ सी निशा किसी पुरवैया के झोंके की तरह बरसती बारिश और चलती हवाओं के बीच झूम रही थी। उसके पायलों की रुनझुन बरसती बूंद के बीच नैतिक के दिल का शोर बढ़ाने का काम कर रही थी, और बेफिक्र से नाचती निशा को देखकर नैतिक बस मुस्कुरा रहा था। गाना भी कुछ ऐसा था जो नैतिक इश्क की बारिश में भीग रहा था। नैतिक ने गाड़ी से अपना फोन निकाला और नाचती हुई निशा की कुछ तस्वीरें ले ली। उसके बाद उसे आवाज देते हुए बोला, निशा अब चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी आवाज सुनकर निशा ने नाचना बंद किया और गाड़ी के पास आ गई। नैतिक ने एक नजर निशा की तरफ देखा जिसका सूट बारिश में भीगने के कारण उसके शरीर से चिपक गया था। उसने निशा को बैठने का इशारा किया और खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने पीछे सीट पर पड़ी हुई अपनी जैकेट उठाई और निशा को पकड़ाते हुए बोला, इसे पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। उसकी बात सुनकर निशा ने पहले खुद को देखा और फिर तुरंत नैतिक के हाथ से जैकेट लेकर पहन ली। नैतिक ने गाड़ी स्टार्ट की और निशा खिड़की से सर टिकाकर बाहर बरसती बारिश को देखने लगी। क्या तुम सब मेरा साथ दोगी? निशा ने सभी लड़कियों को देखते हुए पूछा। वो दोनों इस वक्त आश्रम में थे। नैतिक के कहने पर डेविड और सैम ने आसपास के सभी छोटे छोटे आश्रमों से भी लड़कियों को बुलवा लिया था। इस वक्त निशा उन सभी लड़कियों को ट्रस्टी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी। निशा ने दोबारा पूछा, क्या तुम सब मेरा साथ दोगी? उनमें से एक लड़की बोली, लेकिन निशा, वो ट्रस्टी बहुत पावरफुल आदमी है और अगर हमने
केस किया तो हमारा ही नाम उछलेगा। निशा उसे समझाते हुए बोली, अगर हम हिम्मत करेंगे तो मिस्टर रायचंद खुद हमारा साथ देंगे। और रह गई नाम उछलने की, तो एक बात बताओ, जब वो ट्रस्टी और उसके साथ तुम्हारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देंगे, तब क्या तुम्हारा नाम नहीं उछलेगा? दूसरी लड़की बोली, लेकिन निशा, हम ही क्यों, कोई और भी तो केस दर्ज करवा सकता है, और सोसाइटी हमें किस नजर देखेगी? निशा फीका मुस्कुराकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है हम सबकी। लड़ना भी नहीं है और इंसाफ भी चाहिए। और रह गई सोसाइटी की बात, तो ये सोसाइटी तब कहाँ थी जब हमारे कोर माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे। हम उन पर बोझ हैं। ये सोसाइटी तब कहाँ थी जब उस ट्रस्टी ने हमें मोलिस्ट करने की कोशिश की थी। उसकी इन बातों के आगे शब्द निशब्द हो गई। नैतिक गर्व भरे भाव के साथ निशा की ओर देख रहा था। निशा ने जब दोबारा पूछा कि सभी लड़कियां उसका साथ देंगी या नहीं, तब सभी ने एक साथ हाँ कहा। सैम ने नैतिक को पेपर्स लाकर दिए और नैतिक ने सभी लड़कियों से उस पर साइन करने को कहा। वहां जितनी लड़कियां थी लगभग सभी ने उन पेपर्स पर साइन करके निशा को थमा दिए। निशा अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद एक हैंडबैग अपने हाथों में लेकर नैतिक के पास आई और बोली, चलो अब हम तैयार हैं। नैतिक उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम पर गर्व है निशा। आज तुमने जिस तरह इन लड़कियों को और मुझे समझाया, उससे मुझे पूरा यकीन है कि तुम इंसाफ लेकर ही रहोगी।